नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई लिखाई से चल रही है? चलिए आज हम बात करेंगे। अभी तक के लेक्चरों में हम लोगों ने जाना कि महाद्वीप के संदर्भ में हमें कैसे प्रिपेयर करना है, उससे संबंधित जो तथ्य हैं हमने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताए हैं। आप उसको ज़रूर नोट करके उसको बार बार रिवाइज़ कीजिएगा, वहाँ से कोई भी प्रश्न आपको बाहर देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसके पैरेलली हम लोग टॉपिक को भी शुरू करेंगे, ताकि कंटेंट सीरीज़ जो चल रही है वो भी आपकी चलती रहे और उसके साथ साथ आप बाकी के टॉपिक में भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाएं उसी के समानांतर। ठीक है, आपको याद होगा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था बच्चों कि ज्योग्राफी कोई एक सब्जेक्ट नहीं है, ज्योग्राफी कोई विषय नहीं था। ये किसका हिस्सा था? मैंने आपको बताया था कॉस्मोलॉजी का हिस्सा था। कॉस्मोलॉजी में दो तत्व हम लोगों ने डिस्कस किए थे। एक था स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडी, स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडी, जहाँ पे खगोलीय पिंडों का अध्ययन था। खगोलीय पिंडों का अध्ययन, खगोलीय पिंडों का अध्ययन है ना। ये किसके अंतर्गत आता था? ये आता था ब्रह्मांड विज्ञान के अंतर्गत। याद आ रहा है? ये हमने पढ़ा था ब्रह्मांड विज्ञान के अंतर्गत। स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडी, खगोलीय पिंडों का अध्ययन, जो प्री एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में हर बार यहाँ से प्रश्न रहते हैं, हर बार यहाँ से प्रश्न रहते हैं, आपको ध्यान रखना है। और इसी का दूसरा सेगमेंट था ज्योग्राफी। इसी कॉस्मोलॉजी का दूसरा सेगमेंट था ज्योग्राफी। उम्मीद कर रहा हूँ याद आ गया होगा। जहाँ पे हम लोगों ने बात करी थी, जियो का मतलब हो गया पृथ्वी और ग्राफी का मतलब हो गया अध्ययन, यानी पृथ्वी का अध्ययन इज इक्वल टू ज्योग्राफी। पृथ्वी का अध्ययन इज इक्वल टू आप भूगोल कह सकते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने बात करी थी। इसके कुछ डायमेंशन हम लोगों ने शुरू कर दिए हैं, जैसे कॉन्टिनेंट सीरीज़ आप लोगों की शुरू हो गई है। कुछ कंसेप्ट बेस्ड टॉपिक हैं, उसको भी हम लोग लेके चलेंगे। लेकिन जैसे कि आप लोगों की यूपी बीसीएस की परीक्षा अब धीरे धीरे नज़दीक आती जा रही है, तो उसी के अनुसार हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं। टारगेट आप लोगों का 100 डेज़ का हम लोगों ने डिसाइड किया और प्रयास करेंगे कि मैक्सिमम चीज़ों को हम लोग कवर कर पाएँ, ताकि आप लोग प्री एटलीस्ट क्लियर कर पाएँ। क्योंकि जब तक प्री क्लियर नहीं होगा तब तक मेंस देने को नहीं मिलेगा। तो प्री को केंद्र में रखते हुए आप मेंस को टारगेट करेंगे, उसके बाद इंटरव्यू के लिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने बात कर ली थी। आज हम लोग जो सेगमेंट शुरू करने चल रहे हैं वो है ब्रह्मांड विज्ञान के अंतर्गत स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडी का। और इसको बेस बनाएंगे पूरा एनसीईआरटी को लेते हुए, क्योंकि वहाँ के जो मानक हैं वो ज़्यादा प्रमाणित हैं, है ना। उसको पूरा बेस बनाते हुए हम लोगों को चीज़ें समझनी है। और बहुत चीज़ें आप लोग जानते हैं, बस उसको सिस्टमेटिक अरेंज कर देना है ना। देखिए, सूर्य, पृथ्वी, बुध, शुक्र, ये सब आप नाम से परिचित हैं। अब इनसे संबंधित कैसे प्रश्न आते हैं उनको हमें जान लेना है, सिस्टमेटिक वे में हमें जान लेना है, ताकि कोई भी पॉइंट आपका मिस ना हो। ठीक है, पेन कॉपी लेके जरूर बैठिएगा, ताकि आप लोग साथ साथ इसको नोट भी कर पाएँ। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इरेज कर रहा हूँ। और अभी हम बात करते हैं, आज का जो हमारा सेगमेंट रहेगा वो रहेगा सौरमंडल, क्योंकि पृथ्वी सौरमंडल का ही हिस्सा है, सौरमंडल का ही एक ग्रह है। और उसके संदर्भ में जब पृथ्वी यानी सौरमंडल को आप लोग जान जाइएगा, फिर आगे के टॉपिक ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएंगे, जैसे देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा, ये सब क्या है ना। आगे के कई सारे डायमेंशन आप लोगों के ऑटोमेटिक क्लियर होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। यहाँ तक तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। तो आपका जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा सौरमंडल। अब इसके अंतर्गत जानिए कि हमें क्या क्या जानना है। सौरमंडल के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग बात करेंगे खगोलीय पिंडों की, कि आखिरकार ये खगोलीय पिंड होते क्या हैं। खगोलीय पिंड कहते किसको हैं। उसके बाद खगोलीय पिंड जान लेने के बाद हम लोग मूव करेंगे ग्रह की तरफ, कि ग्रह किसको कहा जा रहा है। हम लोग मूव करेंगे ग्रह की तरफ। पहले नंबर पे खगोलीय पिंड, थोड़ा इसका बेसिक डायमेंशन देखेंगे, खगोलीय पिंड किसको कहा जा रहा है। और अंततः हम लोग बात करेंगे सौरमंडल की, तीसरे पॉइंट पे। और इतने डायमेंशन आपके लिए सफिशिएंट है इस टॉपिक को समाप्त करने के लिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं, जीएस कहीं ना कहीं अथाह समुद्र है।
और आप लोगों के सिलेबस में एक बात साफ साफ लिखी हुई है बच्चों, अगर आप लोगों ने ध्यान दी हो, कि किसी भी विषय में विषय विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है। यानी जैसे कि मैं बार बार कहता हूँ कि एक ग्रेजुएट जो कैंडिडेट है उसकी जितनी मानसिक स्थिति है उतनी ही लेवल तक आपको प्रिपेयर करना है, किसी भी सब्जेक्ट में अनुसंधान नहीं करना है। जितनी चीज़ें आप लोग लेक्चर के माध्यम से प्रिपेयर कर रहे हैं उनको रिवाइज करते हुए पक्का रखिए, है ना। जैसा कि आप जानते हैं कि 10 बुक पढ़ने से अच्छा है कि एक ही बुक को 10 बार पढ़ा जाए, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि नहीं है। तो चलिए अब हम लोग शुरू कर रहे हैं सौरमंडल वाला सेगमेंट, और यहाँ पे हम लोग एक चीज़ जानेंगे। देखिए कुछ नाम से आप लोग परिचित हों कि आप जब आसमान में देखते हैं, आकाश की तरफ देखते हैं, तो कई सारी चमकदार वस्तुएं आप लोग देखते हैं, आप कई सारे देखते हैं कि तारे टिमटिमा रहे हैं। इन सबको आपने अनुभव किया होगा। और जो बच्चे गांव देहात की तरफ बिलोंग कर रहे हैं वहाँ ज़्यादा ये देखने को मिलता है, क्योंकि शहर वगैरह में लाइटिंग हो जाने के कारण आसमान उतना साफ नहीं दिख पाता है। तो ये जितने भी चमकीले, जितने भी चीज़ें आप देख पाते हैं, कुछ धुंधली दिखती हैं, इसी में आपने चंद्रमा को भी देखा होगा, है ना। चंद्रमा का एक ही हिस्सा देख पाते हैं आप लोग, ऐसा क्यों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चंद्रमा जो है ये एक उपग्रह है, चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है, क्योंकि पृथ्वी एक ग्रह है। जैसे पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है वैसे ही उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। अभी सारे डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझेंगे, है ना। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि चंद्रमा के संदर्भ में जो कि एक उपग्रह है, ये एक तो आप पूर्ण चंद्रमा देख पाते हैं, पूरा चंद्रमा देख पाते हैं, जिसको बोला जाता है पूर्णिमा की रात, है ना। यानी एक आप लोग पूर्ण चंद्रमा देख पाते हैं, जब पूर्ण चंद्र दिखता है तो उसको पूर्णिमा की रात बोला जाता है, पूर्णिमा की रात बोला जाता है। और ये महीने में एक बार ये समय आता है, महीने में एक बार देखने को मिलता है। और वहीं 15 दिन के बाद जब ये नहीं दिखता है तो उसको अमावस्या की रात के नाम से जाना जा रहा है। यानी आप कह सकते हैं नए चंद्रमा की रात्रि, जिसको अमावस्या कहा जा रहा है। तो 15 दिन के बाद, आफ्टर 15 डेज, 15 दिन के बाद यह नहीं दिखता, जिसको नए चंद्र की रात्रि बोला जाता है, नए चंद्र की रात्रि, यानी अमावस्या की रात्रि। अमावस्या कहा जा रहा है इसको कि चंद्रमा दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे। ये तो आपने अनुभव किया ही है ना। अब यहीं पे आप जरा समझें कि जो सूर्य है, जो सब जितने भी ग्रह हैं सबका प्रधान है, सबका जो केंद्र में है, यानी जितने भी ग्रह हैं उसी से ऊर्जा, ऊष्मा, प्रकाश प्राप्त कर रहे हैं। तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि जो सूर्य का जो अत्यधिक तेज प्रकाश है, सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश होने के कारण, बाकी के ग्रह चमकते हैं, ये तो आप लोग जानते हैं। मैंने कहा ना, बहुत चीज़ें आप जानते हैं, लेकिन हमें सिस्टमैटिक वे में इसको समझते हुए चलना है ताकि कोई भी पॉइंट आप लोगों का छूटे नहीं, ठीक है। अब रात में ये जो चमकते हैं ये भी कहीं ना कहीं सूर्य के प्रकाश से ही चमक रहे हैं। अभी आप लोग सारा रोटेशन समझेंगे इसके बारे में। और हम दिन में इसको नहीं देख पाते हैं, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं दिन में जो सूर्य का प्रकाश है वो इतना विशाल है, इतना ऊष्मा है उसके अंतर्गत कि बाकी जो तारे, बाकी जो ग्रह हैं उनका तो कोई प्रकाश बेसिकली है नहीं ग्रहों का। जो बाकी के तारे हैं उनका प्रकाश इनके सामने मंद हो जाता है, सूर्य के प्रकाश के सामने। तो यहीं पे आपके सामने पहला जो पॉइंट मैंने मेंशन किया है वो है खगोलीय पिंड। एक एक करके बात करेंगे। खगोलीय पिंड, सेलेस्टियल बॉडी। इसका स्क्रीनशॉट ले, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। खगोलीय पिंड के संदर्भ में आप एक चीज ध्यान रखें कि जो खगोलीय पिंडों का अध्ययन कर रहा है, पहला पॉइंट, कि जो खगोलीय पिंडों का अध्ययन कर रहा है, खगोलीय पिंडों का जो अध्ययन करता है उसको बोलते हैं खगोल शास्त्री। क्या बोलते हैं? खगोल शास्त्री। यानी खगोलीय पिंडों के अध्ययन करने वाले व्यक्ति को खगोल शास्त्री के नाम से जाना जाता है।
अब आखिरकार ये खगोल पिंड होते क्या हैं, अब जरा ये जानिए। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा कि सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं, दूसरा पॉइंट मेंशन करेंगे, सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो आसमान में दिखती हैं, ये सभी के सभी खगोलीय पिंड हैं। ध्यान दीजिएगा, सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं, वे सभी पिंड जो आसमान में दिखते हैं, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं खगोलीय पिंड हैं। आसमान में जो चमकते हैं, दिखते हैं, ये सब खगोलीय पिंड हैं, है ना। यहीं पे आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि कुछ खगोलीय पिंड जो हैं वो बहुत बड़े आकार के भी हैं और कुछ बहुत गर्म भी हैं। कुछ खगोलीय पिंड बहुत बड़े आकार के भी हैं, बहुत बड़े आकार के भी हैं और कुछ बहुत गर्म हैं, कुछ बहुत गर्म भी हैं, है ना। कुछ बड़े आकार के हैं और कुछ बहुत गर्म हैं। आप लोगों ने याद कीजिए, आप लोगों ने पढ़ा है इसके बारे में, हम लोगों ने लेक्चर में बात करी थी कि जहाँ पे हम लोग बात करेंगे ओशनोग्राफी, है ना, मॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, और आपका एक उसमें तापमान से संबंधित क्षेत्र रहेगा, जहाँ पे हम लोग समझेंगे कि जब इस सेगमेंट को आप लोग जान लीजिएगा तो वहाँ पे उसको समझना बहुत आसान हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के हैं और कुछ गर्म भी हैं, और इसी के साथ साथ कुछ गैस से भी बने हुए हैं। इसी के साथ साथ, इसी के अंदर मेंशन करेंगे, इसी के साथ साथ कुछ गैस से भी बने हैं, कुछ गैस से भी बने हैं, यानी कुछ गैस से भी बने हुए हैं, है ना। मैं चाहूँ तो डायरेक्ट आप लोगों को ग्रह डायग्राम बनाते हुए ग्रहों के और आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ थोड़ा बैकग्राउंड आप लोगों को क्लियर हो जाए ताकि आगे की चीज़ें समझना बहुत आसान हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब ये जो ग्रह हैं जो बहुत बड़े हैं, कुछ बहुत गर्म हैं, कुछ गैस के बने हुए हैं, अब इनकी अपनी ऊष्मा और अपने प्रकाश हैं, कुछ के नहीं हैं, है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा कि खगोलीय पिंडों को, यानी ये जो खगोलीय पिंड हैं, इनको तारा कहते हैं। क्या बोलते हैं? इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ध्यान दीजिएगा, इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य एक तारा है, ये आप लोग जानते हैं, है ना। सूर्य क्या है? सूर्य भी एक तारा है। सारे पॉइंट आपको नोट करने हैं, तभी आगे का सीक्वेंस आप लोग कनेक्ट कर पाइएगा। तो यही मेंशन कर लीजिएगा, सूर्य भी एक तारा है। कौन है? सूर्य। सूर्य भी एक तारा है जिसका अपना खुद का प्रकाश है, ऊष्मा है, ऊर्जा है ना। जबकि इसी के अंतर्गत हम बात करें कि कुछ पिंड हैं जो तारे तो हैं लेकिन उनका अपना प्रकाश नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश से चमक रहे हैं। अब इसके साथ एक चीज़ समझिएगा कि एक खगोल शास्त्री रहे, आपको पता लगा कि खगोलीय पिंडों के अध्ययन को खगोल शास्त्री कहते हैं। एक खगोल शास्त्री रहे, आपने नाम सुना होगा, आर्यभट्ट, सुना है? इनके बारे में एक स्टेटमेंट लिखिएगा जो परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ें। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। एक खगोल शास्त्री रहे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट कौन थे? खगोल शास्त्री थे, है ना। इनका एक स्टेटमेंट नोट कीजिएगा, ये प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्रियों में से एक थे। इनका एक स्टेटमेंट था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा, क्या था इनका स्टेटमेंट? इनका कथन था कि सभी ग्रह, जितने भी ग्रह इस समय मौजूद हैं और चंद्रमा है ना, ये सभी ग्रह और चंद्रमा परावर्तित प्रकाश, कैसा प्रकाश? परावर्तित प्रकाश।
सभी ग्रह और चंद्रमा परावर्तित प्रकाश सूर्य के प्रकाश के कारण चमकते हैं। किसके कारण? सूर्य प्रकाश के कारण। परावर्तित प्रकाश सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। ठीक है जी। आर्यभट्ट जी का यही स्टेटमेंट था और ये आप जानते भी, सही बात भी है कि सभी ग्रह चंद्रमा परावर्तित प्रकाश या सूर्य प्रकाश के कारण ही चमकते हैं, इसी के कारण टिमटिमाते भी हैं, जबकि ग्रहों का अपना प्रकाश थोड़ा ना है कि नहीं है। अब यहाँ पे जरा एक चीज़ समझिए कि ये जो तारा, अभी आप लोगों ने एक नाम सुना कि सूर्य भी एक तारा है। अब तारों का जब समूह बन जाएगा, जब ग्रुप ऑफ स्टार आप लोग बात करेंगे, तो उनको बोला जाएगा नक्षत्र मंडल। क्या बोला जाएगा? नक्षत्र मंडल। मैं इरेज कर रहा हूँ इसको, जो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या है? तारों के विभिन्न समूह द्वारा, तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनी आकृतियां, तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनी आकृतियां क्या कहलाती हैं? नक्षत्र मंडल। ध्यान दीजिएगा, एक नया टर्म आपके सामने आया कि नक्षत्र मंडल का संबंध किससे है? तारों के विभिन्न समूह से है। ग्रुप ऑफ स्टार्स, तारों के विभिन्न समूह से बनी जितनी भी आकृतियां हैं, आप आसमान में कुछ देख पाते हैं, कुछ नहीं देख पाते हैं, उनको नक्षत्र मंडल के नाम से जाना जाता है। क्लियर यहां तक? अब जरा एक चीज समझिए, इसी तरीके से एक नक्षत्र मंडल है जिसका नाम है अर्सा मेजर। क्या नाम है? एक नक्षत्र मंडल है जिसका नाम है अर्सा मेजर। अर्सा मेजर, इसको बिग बियर के नाम से भी जानते हैं। बिग बियर, ये सब अर्सा मेजर और बिग बियर, ये क्या है? ये भी एक नक्षत्र मंडल है। ध्यान से समझिएगा सीक्वेंस। हमने क्या कहा कि तारों के विभिन्न समूह के द्वारा जो आकृतियां बन रही हैं उनको नक्षत्र मंडल कहा जा रहा है, और एक नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर और बिग बियर के नाम से भी जाना जा रहा है, यानी ये भी एक नक्षत्र मंडल है। और इसका जो जो सबसे बड़ा तारामंडल इसमें देखने को मिल रहा है इसी नक्षत्र मंडल के अंतर्गत, उसका नाम है हाइड्रा। क्या नाम है? आप मेंशन कीजिएगा कि इसके अंतर्गत हाइड्रा सबसे बड़ा नक्षत्र मंडल है। इसके अंतर्गत हाइड्रा, ये एग्जाम का प्रश्न पूछा गया है, आप ध्यान दीजिएगा इसमें। अर्सा मेजर बिग बियर के अंतर्गत हाइड्रा सबसे बड़ा नक्षत्र मंडल है। सबसे बड़ा नक्षत्र मंडल है। कौन है जी? हाइड्रा। ये ध्यान दीजिएगा हाइड्रा के ऊपर। सबसे बड़ा नक्षत्र मंडल हाइड्रा, जो किसका भाग है? अर्सा मेजर या बिग बियर, है ना। अब इसी तरीके से कई सारे नक्षत्र मंडल हैं, जिनमें से एक नक्षत्र मंडल आप लोगों ने सुना होगा, सप्तऋषि। सुना है? सप्तऋषि। इस नक्षत्र मंडल को हम लोग आसानी से देख पाते हैं, है ना। मैं इसको इसको इरेज कर रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। कई सारे नक्षत्र मंडल हैं, एक नक्षत्र मंडल रहा जिसको हम लोग आसानी से देख पाते हैं, यानी हम आसानी से देख पाते हैं। किसको देख पाते हैं? कौन सा नक्षत्र मंडल है? सप्तऋषि। सप्तऋषि को हम लोग आसानी से देख पाते हैं। यहाँ पे सप्त का मतलब है 7 और ऋषि का मतलब है संत। यहाँ पे सप्त का मतलब है 7 और ऋषि का मतलब है संत। सप्त ऋषि, है ना। 7 संतों से संबंधित यहाँ पे आप लोगों को बात बताई जा रही है। और ये जो अर्सा, ये भी अर्सा मेजर का ही एक भाग है, इसको तो हम देख पाते हैं। यानी 7 तारों का समूह, सप्तऋषि बोले तो 7 तारों का समूह, 7 तारों का समूह जो अर्सा मेजर का ही भाग है। अर्सा मेजर या बिग बियर, जो भी आप लोगों ने लिखा, बिग बियर इसी का ही भाग है। 7 तारों का समूह कौन है भाई? सप्तऋषि, जिसको हम लोग आसानी से अपनी आंखों से देख सकते हैं। 7 संतों से संबंधित है ये, है ना। और इसी के संदर्भ में आपको ध्यान रखना है कि ये भी एक नक्षत्र मंडल ही है, सप्तऋषि। ठीक है।
अब यहीं पे एक चीज़ ज़रा ध्यान दें कि दिशा निर्धारण की अगर बात करें, आज तो हम लोग कंपास यूज़ कर लेते हैं कि भाई कौन सा डायरेक्शन है ना। आगे चलते हुए जब हम लोग इस सेगमेंट को जान लेंगे तो आप लोग भी खुद पता लगा पाएंगे कि आखिरकार आप जहाँ खड़े हैं उसके किस दिशा में दक्षिण दिशा है, कहाँ उत्तर दिशा है, ये आप लोग आसानी से बता पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए ज़रा कि ये जो तारे हैं इन्हीं की सहायता से दिशा निर्धारण भी हो रहा है, यानी इन्हीं तारों की सहायता से क्या हो रहा है, दिशा का निर्धारण भी हो रहा है, दिशा का निर्धारण। अच्छा चलिए, दिन में तो व्यक्ति बता देता है कि भाई इस तरफ पूर्व दिशा है, इस तरफ पश्चिम दिशा है, दक्षिण उत्तर, लेकिन रात के समय कैसे बताएगा व्यक्ति कि भाई कौन सी दिशा में वो खड़ा है। तो रात के समय जो दिशा बताती है उसको बोला जाता है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा जो है वो आपको उत्तर की दिशा बता देता है। उत्तर की दिशा पता लगी, बाकी दिशा आप लोग निकाल लेंगे, है ना। तो आप लिखिएगा कि तारों की सहायता से, आपने मेंशन किया कि तारों की सहायता से दिशा का निर्धारण हो जाता है, और इसमें उत्तरी तारा जिसको ध्रुव तारा के नाम से जानते हैं, उत्तरी तारा जिसको ध्रुव तारा के नाम से जानते हैं, ध्रुव तारा, ये कौन सी दिशा बताता है, ये उत्तर की दिशा बताता है, ये उत्तर की दिशा बताता है। यानी अगर आप लोगों ने ध्रुव तारे को देख लिया तो आपको पता लग जाएगा कि सामने नॉर्थ डायरेक्शन है। क्लियर है यहाँ तक पॉइंट, है ना। और ये आसमान में ये हमेशा दिखता है, आप इसको आराम से देख पाएंगे। कभी आप इमेजिन कीजिएगा, आप रात में बैठे हैं छत पे और आप ऊपर देख रहे हैं तारों को, सप्तऋषि तारा, ये एक इमेज क्रिएट करते हैं, वहाँ पे आप ध्रुव तारे को देख पाएंगे, ये रात में चमकता है, हर बार इसको देख पाइएगा, है ना। यानी सप्तऋषि की सहायता से हम लोग ध्रुव तारे की स्थिति को भी जान सकते हैं। सप्तऋषि की सहायता से, आप लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट कि सप्तऋषि की सहायता से हम ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। किसकी सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति जान सकते हैं? सप्तऋषि की सहायता से हम लोग ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। तो ये तो था मामला खगोलीय पिंडों का, कि खगोलीय पिंड के संदर्भ में इतने पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट डायमेंशन जो आप लोगों का है वो है ग्रह। अब ग्रह क्या है जरा इसको समझिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करूं। यहां से कई बार इक्के दुक्के प्रश्न आ जाते हैं, तो आपको इसके लिए भी प्रिपेयर रहना है। सबसे इंपॉर्टेंट इस सेगमेंट में हमारे लिए जो रहेगा वो रहेगा सौरमंडल, सबसे इंपॉर्टेंट। यू कैन मेंशन 5 स्टार फॉर द सेम। अब ग्रहों की अगर बात करें तो आप एक चीज़ समझ पाए कि वो खगोलीय पिंड जिनका अपना प्रकाश, अपनी ऊष्मा नहीं होती। छोटा सा डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि जिन खगोलीय पिंडों में, ग्रह किनको बोला जा रहा है, कि जिन खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती, जिनमें अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती, जिन खगोलीय पिंडों में, वो सारे के सारे क्या हैं? ग्रह हैं। और ये सब सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। ये सारे के सारे, ये सभी सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं, सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। अभी आप लोग जान पाए कि सूर्य का तो अपना प्रकाश है, अपना टेम्परेट है, जिसके कारण सभी ग्रह चमक रहे हैं। और ग्रह जो है, जिसको इंग्लिश में प्लैनेट बोला जा रहा है, ये जो ग्रह हैं इनको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्लैनेट। ग्रहों को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? प्लैनेट। इसको हिंदी में मेंशन कर लीजिएगा, देवनागरी में इनको प्लैनेट बोलते हैं। ठीक है, जो नहीं जानते हैं उनके लिए भी बच्चों, उनका भी ध्यान रखना है हमें, है कि नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए, बेसिकली जो प्लैनेट है ये ग्रीक भाषा के प्लेंटाई से ये बना हुआ है।
तो बच्चों, जैसे कि हम लोगों ने बात करी कि ग्रह जिन खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती, ये सभी सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं, ग्रह इन्हीं को कहा जाता है। और ग्रह को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्लैनेट। ये आप लोग जानते हैं। प्लैनेट बेसिकली ग्रीक भाषा का एक शब्द है जो प्लेंटाई से बना है, जिसका मतलब होता है परिभ्रमण करना। यानी कहीं ना कहीं आप लिख सकते हैं जिसका अर्थ है परिभ्रमक या चारों ओर घूमने वाला। क्या है इसका अर्थ? प्लैनेट का अर्थ क्या है? परिभ्रमण करने वाला, परिभ्रमण करने वाला, या आप कह सकते हैं चारों ओर घूमने वाला। चारों, परिभ्रमण का मतलब क्या होता है कि अपने ही लोकेशन पे वो मूव कर रहा है ना। और चारों ओर घूमने वाला मतलब, अब जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है तो ये अपने ही अक्ष पे घूम रही है, और उसके बाद दूसरा टर्म क्या है? चारों ओर घूमने वाला, और ये चारों तरफ घूमते हुए भी जा रही है। यही इसका मतलब है। तो ग्रह मतलब प्लैनेट, जिसको ग्रीक भाषा में प्लेंटाई कहते हैं, और ये परिभ्रमण करने वाला, ये इसका अर्थ है। आप ये कह सकते हैं कि प्लैनेट का अर्थ क्या है कि परिभ्रमण करने वाला और चारों ओर घूमने वाला, चारों ओर घूमने वाला, यही है ग्रह का मतलब। और इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें, पृथ्वी भी एक ग्रह है जिसका अपना ऊष्मा, अपना प्रकाश नहीं है, सूर्य के प्रकाश से ही चमकती है। और पृथ्वी के समान ही 7 अन्य ग्रह भी हैं। तो टोटल ग्रह कितने हो गए? 8। अगर हम लोग, अभी हमने सूर्य की बात करी, पौराणिक कथाओं में अगर हम लोग बात करें तो सूर्य को सोल के नाम से जाना जा रहा है। यानी पौराणिक कथाओं में सूर्य को सोल के नाम से जानते हैं। सोल का मतलब होता है सूर्य देवता। सोल का मतलब होता है सूर्य देवता, है ना। पौराणिक कथाओं में सूर्य को किस नाम से जाना जा रहा है? सोल नाम से जाना जा रहा है, यानी सूर्य देवता। और जो सौर है, सौर शब्द, ये सूर्य से ही संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, जो सौर शब्द है, सौर शब्द जो है ये सूर्य से ही संबंधित है। सौर शब्द सूर्य से संबंधित है, और सूर्य के परिवार को सौर मंडल के नाम से जाना जा रहा है। सौर का जो सौर शब्द है ये सूर्य से संबंधित है, और सूर्य के परिवार को किस नाम से जान रहे हैं? सौर मंडल। सूर्य के परिवार को सौर मंडल के नाम से जाना जा रहा है। ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आपका जो मेन हेडिंग रहेगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है सौर मंडल। इसी के संदर्भ में हम लोगों को बात करनी है कि सौर मंडल जो सूर्य का परिवार है, इसी को सौर मंडल कहा जा रहा है। और सूर्य के अतिरिक्त, पृथ्वी के अतिरिक्त 7 अन्य ग्रह भी हैं, उनके बारे में हमें एक एक करके अध्ययन करना है, जहाँ से परीक्षा में प्रश्न आते हैं बार बार। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको इरेज करूँ। चलिए, हेडिंग दीजिएगा सौर मंडल। हेडिंग दीजिएगा सौर मंडल। सौर मंडल का मतलब आप ये तो जान पाए कि भाई सौर मंडल किसको कहा जा रहा है। ये सूर्य के परिवार को ही सौर मंडल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? सौर मंडल किसको बोल रहे हैं? सूर्य के परिवार को। सूर्य के परिवार को ही सौर मंडल बोला जा रहा है। तो यहाँ से एक बात तो स्पष्ट हो रही है कि जो सूर्य है वो मुखिया है इन सब का। और इस सौर मंडल में जो सूर्य का परिवार है, इसके अंतर्गत कौन कौन है? अब ध्यान से समझिएगा। इसके सूर्य के परिवार के अंतर्गत एक तो है सूर्य, और एक है और ग्रह है इसके अंदर। इसके अंतर्गत ग्रह है जहाँ पे हमें 8 ग्रहों का अध्ययन करना है। इसके अंतर्गत कितने ग्रह हैं? ये सूर्य के परिवार है ना। कुछ बौने ग्रह भी हैं, उनको भी हमें इसी के अंतर्गत देखना है। 8 ग्रह हैं और कुछ बौने ग्रह भी हैं। और इन्हीं ग्रहों के साथ साथ हमें कुछ उपग्रहों के बारे में भी जानना है। नेक्स्ट डायमेंशन रहेगा आप लोगों का उपग्रह, है ना। सूर्य, ग्रह टोटल 8 हैं जिनकी संख्या, और कुछ बौने ग्रह भी हैं, और उपग्रह यानी जो ग्रह हैं वो सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं,
और जो उपग्रह हैं वो ग्रहों के चक्कर लगा रहे हैं। अभी सारी गणित आप लोगों की क्लियर हो जाएगी। और इसके साथ साथ हमें कुछ अन्य खगोलीय पिंडों के बारे में भी जानना है, यानी इसी के साथ साथ जो 4th डायमेंशन रहेगा, अन्य खगोलीय पिंड। अन्य खगोलीय पिंड। अब अन्य खगोलीय पिंड में जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का पिंड, नाम सुने हैं, तो ये अन्य खगोलीय पिंडों में आ जाएंगे। तो आप एक एक करके नाम मेंशन कर सकते हैं। क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड और धूमकेतु। धूमकेतु, ठीक है जी। तो ये डायमेंशन का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। हमें एक एक करके बात करनी है सूर्य के परिवार के संदर्भ में कि कितने ग्रह हैं, कौन कौन हैं, आकार के अनुसार कैसे हैं और क्या क्या प्रश्न यहाँ से बनते हैं, ये आप लोगों को अब एक एक करके जान लेना है। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। आप उस डायग्राम को अक्षरता जैसे आप देख पाइएगा वैसे ही उसको आपको बनाना है, ताकि आपको सारे पॉइंट क्रिस्टल क्लियर रहे। अब ध्यान से समझिएगा कि ये आपका सूर्य है, ये आपका सूर्य हो गया। अब इसी के साथ सारे जो ग्रह लगे हुए हैं लाइन से, अब ध्यान से देखिएगा। सूर्य के बाद जो ग्रह है उसका नाम है बुध, उसके बाद जो ग्रह है उसका नाम है शुक्र, उसके बाद जो ग्रह है उसका नाम है पृथ्वी, उसके बाद जो ग्रह है उसका नाम है मंगल। यानी ये सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये सभी के सभी सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। अभी डायरेक्शन की तरफ बात नहीं करनी, अभी पहले समझिए ध्यान से, धीरे से। ये सब के सब सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है बृहस्पति, उसके बाद है बृहस्पति, ये भी सूर्य के चक्कर लगा रहा है। उसके बाद है शनि, उसके बाद है शनि, ये भी सूर्य के चक्कर लगा रहा है। तो भाई इतना तो पता लग गया कि सौर मंडल जो सूर्य का परिवार है इसमें सूर्य मुखिया है और सब इसी के चक्कर लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक ग्रेविटी फोर्स के कारण ये एक दूसरे से टिके हुए हैं। आप लोगों ने कभी इमेजिन किया होगा कि बाल्टी में अगर आप लोगों ने पानी भरा और उस बाल्टी को उठा के सीधा सर के ऊपर ले आए उल्टा करते हुए, पानी आपके ऊपर गिर जाएगा। लेकिन अगर उसी बाल्टी को आप घुमाते रहे तो पानी नहीं गिरता है। कहीं ना कहीं कोई ग्रेविटी फोर्स उसमें काम कर रहा है जिसके कारण वो टिका हुआ है पानी उसके अंतर्गत, है ना। अब यहाँ पे जरा एक चीज़ समझिए कि शनि के बाद है यूरेनस, ये भी सूर्य के चक्कर लगा रहा है। और लास्ट में जो है नेपच्यून, ये भी ग्रह है नेपच्यून। तो ये सभी के सभी ग्रह पृथ्वी के सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, अब ध्यान से समझिएगा सारे एक एक पॉइंट के अंतर्गत, कि ये जो आपने ग्रहों के नाम देखे, सबसे पहला पॉइंट जो बच्चों के सामने चुनौती वाला आता है कि इनको याद कैसे रखूँ, मैं भूल जाता हूँ, है ना। तो आप कैसे याद रखेंगे, देखिए याद करने का तरीका आपको बता रहे हैं। याद कैसे रखेंगे, BSPM, बस पम, फिर इसको B मेंशन कीजिए, SV। आप कैसे याद रखेंगे इसको, आप इसको याद रखेंगे बस पम बसाव, बस पम बसाव। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बृहस्पति शनि अरुण वरुण। यूरेनस को हिंदी में क्या बोलते हैं, अरुण बोलते हैं। एक नाम इसका और मेंशन कीजिएगा, अरुण। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वरुण। उम्मीद करता हूं याद तो रख पाएंगे। और ये सीक्वेंसली लगे हुए हैं सूर्य से दूरी के अनुसार। ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये सूर्य से दूरी के अनुसार लगे हुए हैं। यहाँ पे आप लोग मेंशन कर सकते हैं कि ये जो डायग्राम बना हुआ है आप लोगों के सामने, ये सूर्य से दूरी के अनुसार बने हैं, सूर्य से दूरी के अनुसार। न जाने कितनी परीक्षाओं में ये प्रश्न रिपीट होता है कि निम्नलिखित ग्रहों को सूर्य से दूरी के अनुसार सजाइए, बस पम बसाओ, दैट्स इट। नाम याद होना चाहिए आप लोगों को, उसके बाद कैसा भी प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछ ले, ठीक है। अब जो आप ये लोग ये आप डॉट डॉट देख पा रहे हैं,
ये इनकी कक्षाएं हैं। क्या हैं? ये सारे डॉट डॉट ये इनकी कक्षाएं हैं। मैं यहाँ पे एक पे लिख दे रहा हूँ, ये सब कक्षाएं हैं। ये भी कक्षा है, ये भी कक्षा है। हर ग्रह अपनी कक्षा में कहीं ना कहीं सूर्य के चक्कर लगा रहा है। हर ग्रह अपनी कक्षा में कहीं ना कहीं सूर्य के चक्कर लगा रहा है। ये आप जान रहे हैं इस चीज़ को, है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये जितने ग्रह हैं आप देख पा रहे हैं, टोटल 8 ग्रह हो गए। सूर्य से दूरी के अनुसार बसपम बसाव करके आप याद रख पाएंगे। उसके बाद जो शुरुआती 4 हैं, शुरुआती 4 बसपम, शुरुआती 4 जो हैं बसपम, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये सारे के सारे ग्रह, इनको बोला जाता है आंतरिक ग्रह। क्या बोलते हैं? आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह। इसको बोलते हैं आंतरिक ग्रह या इसको बोलते हैं पार्थिव ग्रह। भाई इसका मतलब क्या है? आंतरिक ग्रह, पार्थिव ग्रह, इसका मतलब ये है कि ये बसपम, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये सारे के सारे चट्टान से बने हुए हैं। सारे के सारे चट्टान से बने हुए हैं। यहां तक क्लियर हो गया? बाकी का जो बसाव है, बाकी के जो बसाव हैं, ये सब गैस से बने हैं। गैस से बने हुए हैं। ये सारे के सारे ग्रह गैस से बने हुए हैं। तो यानी ये आंतरिक ग्रह हैं। तो ये कैसे ग्रह हैं? ये बाह्य ग्रह हैं। ये कैसे ग्रह हैं? बाह्य ग्रह हैं। 2 पॉइंट क्लियर हुए? सिंपल सा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रह है? बसपम, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। याद रख पाएंगे? अब यहां पे एक चीज समझिए, आपने कभी नहीं सुना होगा कि भैया कोई भी उपग्रह पृथ्वी से भेजा गया कि जो शनि की बारे में जानकारी ला रहा है। वहाँ पे है ही नहीं कुछ, गैसों से बना हुआ है। आपने हमेशा सुना होगा मंगल मिशन भेजा गया, वीनस पे भेजा गया, बुध पे भेजा गया। कभी नहीं सुना होगा ये बाह्य ग्रहों के कि यहाँ पे कोई उपग्रह भेजा गया है। समझ पा रहे हैं क्यों नहीं भेजा गया? क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो चट्टान से बने हुए हैं, यहाँ पे जीवन की संभावनाएं हो सकती हैं। और इन आंतरिक ग्रहों में जहाँ पे आप लोग रह रहे हैं वो है पृथ्वी। यहाँ पे जीवन के लिए सभी अनुकूल दशाएं हैं। ऑक्सीजन है सबसे बड़ा जो यहाँ पे गैस है, जिससे व्यक्ति जीवित रह पा रहा है। भोजन, कृषि करके भोजन प्राप्त कर रहा है ना। तो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आंतरिक ग्रहों के अंतर्गत मौजूद हैं। तो 2 पॉइंट आपके क्लियर हुए होंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि जो बृहस्पति, शनि और जो यूरेनस है, बृहस्पति, शनि और जो यूरेनस है, इसके चारों तरफ छल्ले बने हुए हैं। इसके चारों तरफ छल्ले बने हुए, ध्यान दीजिएगा। कई बुक में यहाँ भी दिखाता है। मैंने आपको पहले कहा कि मैं एनसीईआरटी बुक को बेस बनाते हुए यहाँ पे लेके चल रहा हूँ ताकि कोई भी पॉइंट आपका स्किप ना हो। आगे की चीज़ें मैं ऐड ऑन करूँगा इसके अंतर्गत, पहले आपका एक बेस क्लियर हो जाए। तो आप इसमें एक पॉइंट लिख सकते हैं कि बृहस्पति, शनि और यूरेनस स्लैश डाल के अरुण, इनके चारों तरफ छल्ले बने हुए हैं, है ना। आप लिख सकते हैं कि इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन से देखा जा सकता है। इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन से देखा जा सकता है। दूरबीन से देखा जा सकता है। देखिए बच्चों, कई प्रश्न ऐसे हैं, हो सकता है आपकी परीक्षा में ना मिले, हो सकता है, उसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन एक सेगमेंट आपको और पास करना है जिसको बोलते हैं इंटरव्यू। समझ रहे हैं? तो कई पॉइंट ऐसे हैं जो आपकी आधारभूत जानकारी अगर आपकी पक्की है तो वो इंटरव्यू में भी हेल्प करेगी भाई। अधिकांश छात्र इंटरव्यू में भी सिलेक्शन लेते हैं और कई छात्र इंटरव्यू में भी बाहर हो जाते हैं। लेकिन आपको प्रयास करना है कि प्री क्लियर करके सीधा मेंस में पहुंचे और मेंस में मैक्सिमम नंबर आप लोगों को बटोरने हैं। इंटरव्यू में अच्छा प्रदर्शन नहीं भी हो पाया तो मेंस में अच्छा नंबर रहेगा तो बैकअप तैयार रहेगा, है कि नहीं है? तो अब यहाँ पे जरा आप समझ पाए कि ये जो चक्कर लगा रहे हैं सूर्य के, यानी सूर्य, आप एक चीज जान पाए, सूर्य केंद्र में है कहीं ना कहीं। ये जो सूर्य है ये केंद्र में है और ये जो सूर्य है यही मुखिया भी है, क्योंकि इसी के राउंड बाकी के ग्रह लगा रहे हैं। क्लियर है यहां तक? अब इसमें एक चीज लिखिएगा
कि जो सूर्य है ये अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। स्टेप बाय स्टेप, मैं जान रहा हूँ आपके मन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे होंगे, थोड़ा धैर्य रखिए। देखिए, सूर्य अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। सूर्य जो है, ये सूर्य अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है सूर्य, है ना। इसी में एक पॉइंट लिखिएगा कि ये सारे ग्रह सूर्य से खिंचाव बल के कारण बंधे हुए हैं। ये सारे ग्रह, आप ऐसे लिखेंगे सौर मंडल में, ये सारे ग्रह सौर मंडल में खिंचाव बल के कारण आपस में बंधे हुए हैं। आपस में बंधे हुए हैं। ये सारे के सारे ग्रह जो है खिंचाव बल के कारण आपस में सौर मंडल से बंधे हुए हैं। और सौर मंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का सूर्य एकमात्र स्रोत है। ये जो सूर्य है, ग्रहों के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत ग्रहों के लिए कौन है भाई? तो आपको ध्यान रखना है सूर्य। ठीक है, एक पॉइंट और मेंशन कीजिएगा यहाँ पे कि पृथ्वी से लगभग सूर्य 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना? पृथ्वी से, यहां पे मैं इरेज कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। पृथ्वी से सूर्य, यहां पे से लिख सकते हैं, सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, ये आप डायमेंशन जरूर ध्यान रखेंगे। 15 करोड़ किलोमीटर सूर्य पृथ्वी से दूर है ना। और यहाँ पे जरा एक चीज़ समझें आप लोग कि जो शुक्र और अरुण के बारे में आपने देखा, ये जो शुक्र है, मैं इसको डबल मार्क कर दे रहा हूँ, इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ये जो शुक्र है और आपने देखा अरुण, यानी शुक्र और अरुण, मैंने दोनों को हाईलाइट कर दिया, ध्यान दीजिएगा। अधिकांश प्रश्न आपके क्लास में ही तैयार हो जाने चाहिए। देखिए, बाकी के जो ग्रह हैं वो सूर्य के जो चक्कर लगाते हैं वो पश्चिम से पूर्व की तरफ लगाते हैं। पहले एक पॉइंट लिखिए बना के कि सभी ग्रह सूर्य के पश्चिम से पूर्व चक्कर लगाते हैं। सभी ग्रह सूर्य के पश्चिम से पूर्व चक्कर लगाते हैं। सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व चक्कर लगाते हैं, जबकि शुक्र और अरुण शनि पे कर दिए हैं। इसको रहने दीजिए, अरुण पे करना है भाई। जबकि शुक्र और अरुण सूर्य के पूर्व से पश्चिम चक्कर लगाते हैं। पूर्व से पश्चिम चक्कर लगाते हैं। बस दो ही ग्रह ऐसे हैं जो सूर्य के पूर्व से पश्चिम परिक्रमा करते हैं। कौन कौन है? शुक्र और अरुण। ये नहीं है भाई, इसको हमने गलती से कर दिया है, इसको नहीं ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो कौन कौन चक्कर लगा रहे हैं पूर्व से पश्चिम? केवल दो ही ग्रह, सूर्य और अरुण, यूरेनस। बाकी सारे ग्रह पश्चिम से पूर्व की तरफ चक्कर लगाते हैं। ये डायमेंशन ध्यान रखिएगा। आगे के जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे ये वहाँ पे भी रिपीट होंगे, तो एक बार में यहीं समझ लीजिए इसको, है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट मेंशन कीजिएगा कि बुध ग्रह, आप देख भी पा रहे हैं, बुध ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। बुध ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है
उसके बाद अब सबसे नज़दीक है, लेकिन इसका सूर्य का चक्कर लगाने में कितने दिन का समय ले रहा है, तो लिखेंगे 88 दिन, 88 डेज। मेंशन कीजिएगा कि बुध ग्रह सूर्य के चक्कर लगाने में 88 दिन का समय लेता है, 88 डेज का। कितने दिन का? 88। जैसे ही आगे बढ़े शुक्र और पृथ्वी, इन दोनों का डायमेंशन लगभग सेम है और ये समानता होने के कारण, इसकी आकृति की बात की जाए, आकार की बात की जाए, ये सेम होने के कारण शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप मेंशन कीजिएगा कि शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है। तो जुड़वा ग्रह कौन से हैं? इन 8 में जुड़वा ग्रह कौन है? शुक्र और पृथ्वी। मेंशन कीजिएगा इसको। कि शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि शुक्र जो है ये आकृति और आकार में पृथ्वी के समान है, क्योंकि पृथ्वी का जितना झुकाव है लगभग कहीं ना कहीं शुक्र का भी उतना ही झुकाव है। ठीक है, यहाँ तक के पॉइंट ध्यान रह जाएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम लोग पृथ्वी की बात करें, जैसे भी शुक्र की बात चल रही है कि शुक्र पृथ्वी की जुड़वा बहन आकृति आकार में समान है, तो आप एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि शुक्र जो है इसको सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है। सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है। कई बार परीक्षा में प्रश्न आते हैं बच्चों, जो आपको ध्यान रखने हैं कि पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र या शुक्र की जुड़वा बहन पृथ्वी, क्यों? आकृति आकार पृथ्वी के समान है और इसको सांझ का तारा और भोर के तारे के नाम से भी जाना जा रहा है। ठीक है, अभी आप लोगों ने एक डायमेंशन समझी कि अगर हम लोग बात करें कि सूर्य से दूरी के आकार में तो लगे हुए हैं बस, पंप, बसाव, ये तो आप लोग याद रख पाएंगे। लेकिन अब नेक्स्ट डायमेंशन आप लोग याद रखिएगा कि सबसे बड़ा ग्रह कौन है, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा कौन है। इसको बोलते हैं अवरोही क्रम, कि ग्रहों का अवरोही क्रम आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा ग्रह कौन है, उसके बाद इस तरीके से। तो एक छोटा सा हेडिंग दीजिएगा कि ग्रहों का अवरोही क्रम, ग्रहों का अवरोही क्रम। अभी आप लोग एक बेसिक डायमेंशन सौर मंडल का जान रहे हैं। हमें एक एक ग्रह के ऊपर बात करनी है जहां से अधिकांश प्रश्न परीक्षा में आते हैं। अभी तक जितने प्रश्न आए हैं सबके आंसर आप लोगों के पास होंगे। थोड़ा धैर्य रखिएगा, है ना, समझते चलिएगा, कोई भी पॉइंट आप लोगों का मिस नहीं होगा। अब जरा यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि अगर अवरोही क्रम की बात की जाए, ग्रहों का अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में। बहुत बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं भाई कि इसको घटते क्रम में लगाएं या बढ़ते क्रम में लगाएं। अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में। आरोही, अवरोही, आरोही। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में, कि भाई सबसे छोटा फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा। ये शब्दों में आपको बचना है। सबसे बड़ा ग्रह जो है वो है बृहस्पति। बृहस्पति जिसको इंग्लिश में जुपिटर के नाम से जानते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जुपिटर नाम से एक स्कूटी वगैरह भी आई, ये बताने के लिए कि भाई ये जुपिटर है और सबसे बड़ा है और पेट्रोल वगैरह बहुत अच्छा खासा इनटेक कर सकती है ना। पल्सर, जो पल्सर बाइक है वो भी एक तारा है, सबसे तेज गति से घूमता है, तो उसका नाम पल्सर रख दिया गया कि भाई पल्सर बाइक चलाइए, वो भी बहुत तेज चलती है। तो कहीं ना कहीं बाकी जो आप डायमेंशन आप देख पाते हैं ये इन्हीं ग्रहों से प्रभावित हैं। अवरोही क्रम लिख रहे हैं आप लोग। आपने लिखा बृहस्पति, दूसरे नंबर पे है शनि, यानी सबसे बड़ा कौन? बृहस्पति है, दूसरे नंबर पे शनि है और तीसरे नंबर पे है अरुण। अरुण, वरुण, इनका सीक्वेंस ध्यान रखिएगा। अरुण, वरुण, है ना, अरुण, वरुण। और पांचवें नंबर पे है पृथ्वी। अगर आपसे पूछे कि सूर्य से दूरी के आधार पर पृथ्वी का कौन सा स्थान है, तो सूर्य से दूरी के आधार पर पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तीसरा भाई, पहला, दूसरा, तीसरा,
थर्ड पोजीशन है। लेकिन अगर अवरोही क्रम की बात कर रहा है, बढ़ते घटते क्रम की बात कर रहा है, तो पृथ्वी का कौन सा स्थान है? 5वां। कई बार कई परीक्षा में ये प्रश्न आया है कि भाई अवरोही क्रम के अनुसार पृथ्वी का कौन सा स्थान है? 5वां। और उसके बाद है शुक्र का नंबर, 6 नंबर पे लिखेंगे शुक्र, और 7 नंबर पे आप लोग मेंशन कीजिएगा मंगल, और लास्ट में है बुध। मंगल और लास्ट में यानी 8वां नंबर है वो है बुध। तो ये तो है इनका अवरोही क्रम जो आप लोगों को ध्यान रखना है। ध्यान रह जाएगा कि ग्रहों के अवरोही क्रम की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो बृहस्पति सबसे बड़ा है, शनि उसके बाद है, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। ठीक है। अब इसमें कैसा भी प्रश्न आ जाए कि भाई निम्नलिखित ग्रहों में इनमें से पार्थिव ग्रह कौन सा नहीं है, या पार्थिव या बाह्य ग्रह किनको कहा जाता है, तमाम प्रश्नों के आंसर आप लोग आराम से दे पाएंगे। ठीक है। अब एक छोटी सी हेडिंग दीजिएगा पृथ्वी, फिर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। इसमें एक पॉइंट लिखिएगा, हेडिंग दीजिएगा पृथ्वी, और मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, फिर हम लोग आगे बात करें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए हेडिंग दीजिएगा पृथ्वी। पृथ्वी, इसके संदर्भ में मेंशन कीजिएगा कि सूर्य से दूरी के आधार पर इसका स्थान तीसरा है। सूर्य से दूरी के आधार पर तीसरा स्थान, सूर्य से दूरी के आधार पर कौन सा स्थान है? तीसरा। और आकार के आधार पर पांचवा स्थान है आकार के आधार पर। आकार के आधार पर, ठीक है। और आपकी जानकारी के लिए बताएं, जो पृथ्वी है, देखिए इसी का हमें अध्ययन करना है बहुत डिटेलिंग में आगे चल के। कई सारे टॉपिक आप लोग इससे कनेक्ट करेंगे। आप लोग ये तो जान ही पाए हैं कि ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, और ये जो ये वाला हिस्सा है ये नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव, और ये नीचे वाला हिस्सा जो है ये है साउथ पोल, जिसको बोला जा रहा है दक्षिणी ध्रुव, है ना। तो ये जो हमने राउंड बना दिया है वास्तव में गोल नहीं है। कई बच्चे बोलते हैं भूगोल का मतलब पृथ्वी गोल, ऐसे थोड़े ना। इसमें आप एक पॉइंट लिखिएगा कि पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, प्योर गोल नहीं है। ये तो हम अध्ययन की दृष्टि से इसको राउंड शेप में देते हैं ताकि हम लोग इसका अध्ययन कर पाएं। ठीक है। आप लिखेंगे यही कारण है कि इसके आकार को भू-आभ कहते हैं। पृथ्वी ध्रुवों की ओर थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसको भू-आभ कहते हैं। क्या कहते हैं? भू-आभ। शब्दों से परिचित होइएगा। भू-आभ का मतलब क्या है कि पृथ्वी ध्रुवों की ओर थोड़ी चपटी है, यही है भू-आभ का मतलब। इसी कारण इसको भू-आभ के नाम से जाना जा रहा है। यानी भू-आभ का मतलब क्या होता है कि पृथ्वी के समान आकार। आप लिख सकते हैं कि भू-आभ का मतलब क्या है कि पृथ्वी के समान आकार, पृथ्वी के समान आकार, इसी को भू-आभ के नाम से जाना जा रहा है। उम्मीद कर रहा हूँ क्लियर हो रहे होंगे सारे पॉइंट। थोड़ा धैर्य रखिएगा, सारे पॉइंट आपके सामने आ जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है और मैं प्रयास करूँगा इसका जो सिस्टमैटिक वे है वो बना रहे, ताकि कोई भी प्रश्न आपका छूटे नहीं। ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें कि भाई जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां कौन से ग्रह पे हैं, तो आप जानते हैं इसका आंसर पृथ्वी ही है ना। और ये पृथ्वी जो है ना तो बहुत अधिक ठंडी है ना तो बहुत अधिक गर्म है, यानी जीवन के अनुकूल दशाएं हैं। और पानी और वायु बाकी सब ग्रहों की अपेक्षा पृथ्वी पर ही मौजूद है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे जीवन जी पा रहे हैं। कुछ दशाएं बताई जा रही हैं मंगल पे भी है, तो आपने पढ़ा होगा मंगल मिशन भेजा गया, मार्स मिशन भेजा गया,
है ना। अब ये भी प्लानिंग है कि एक व्यक्ति मतलब 3 व्यक्तियों को भेजा जाएगा मंगल मिशन पे, 3 व्यक्तियों को मंगल मिशन पे भेजा जाएगा। कब भेजने की प्लानिंग है कमेंट करके बताइएगा, थोड़ा आप भी वर्कआउट करें इसके ऊपर, है कि नहीं है भाई। देखिए अगर आपको इस लेक्चर्स के माध्यम से 100% आपको मिल रहा है, परीक्षा मंथन के प्लेटफॉर्म पे आपको 100% मिल रहा है, तो 20% आप भी ऐड कर दो, है कि नहीं है। फिर बताइए आपका सिलेक्शन रुकेगा या नहीं रुकेगा। ठीक है, करने से होगा। तो इसमें आप लिखेंगे कि पानी और वायु उपस्थित है, और ये जो वायु है ये ऑक्सीजन के रूप में। आप मेंशन कीजिएगा एक पॉइंट कि पृथ्वी एकमात्र ग्रह जहां पे ऑक्सीजन मौजूद है। आप जानते हैं इसको, जो नहीं जान रहे हैं नोट कर लीजिएगा। पृथ्वी एकमात्र ग्रह जहां पे ऑक्सीजन मौजूद है वायु के रूप में, तभी हम लोग यहाँ जी पा रहे हैं, है ना। और इसी के कारण सभी ग्रहों में पृथ्वी एक अद्भुत ग्रह है ना। इन्हीं सब के कारण पृथ्वी क्या है, एक अद्भुत ग्रह है भाई। ना ज़्यादा ठंडा है ना ज़्यादा गर्म है, ऑक्सीजन अवेलेबल है, भू-आभ यानी ध्रुवों की तरह थोड़ा चपटी है, सूर्य से दूरी के आधार पे तीसरे, आकार के आधार पे 5वीं है। अद्भुत ग्रह के नाम से ये जानी जा रही है। ठीक है यहाँ तक। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि अंतरिक्ष से देखने पर, अच्छा कई बच्चे अंतरिक्ष में कंफ्यूज हो जाते हैं, अंतरिक्ष आखिरकार कहते किसको हैं। जरा एक चीज़ समझिए, मैं यहाँ पे इरेज करूँ, थोड़ा स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। कई बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि अंतरिक्ष में उपग्रह भेजा गया। अब अंतरिक्ष है कहाँ भाई, ध्यान दीजिएगा। ये वाला जो हिस्सा है मैं इतना हाफ हिस्सा बना रहा हूँ, ठीक है, ये नीचे बना हुआ है, समझ लीजिए। ये पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी का हिस्सा है, और पृथ्वी से 100 किलोमीटर का डिस्टेंस, पृथ्वी से 100 किलोमीटर का ऊपर का जो डिस्टेंस है, इसको कैरमन लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैरमन रेखा। यानी 100 किलो, पृथ्वी से 100 किलोमीटर से ऊपर का एरिया सब अंतरिक्ष है। अब तो कंफ्यूजन नहीं होगा अंतरिक्ष किसको बोला जा रहा है। पृथ्वी से 100 किलोमीटर के ऊपर का जो एरिया है वो सारा अंतरिक्ष में काउंट होता है, स्पेस में काउंट किया जाता है। स्पेस टेक्नोलॉजी साइंस एंड टेक में आप लोग पढ़ेंगे, जहाँ पे आप सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, तो ये वहाँ पे भी हेल्प करेगा। कैरमन रेखा किसको बोला जा रहा है, पृथ्वी की सतह से 100 किलोमीटर के ऊपर की काल्पनिक रेखा को कैरमन रेखा के नाम से जाना जाता है। देखिए ड्रॉ किया आपने, इसी को लैंग्वेज दे दिया, और उसी कैरमन रेखा के बाह्य भाग को अंतरिक्ष के नाम से जाना जा रहा है। तो अब एक पॉइंट नोट कीजिएगा यहाँ पे कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है। ठीक है जी, यानी अगर आप लोग यहाँ से देखेंगे, अगर कोई व्यक्ति यहाँ मौजूद है, तो अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी कैसे रंग की दिखाई देती है भाई, नीले रंग की दिखाई देती है। सारे सब्जेक्ट इंटरकनेक्टेड। नीले रंग के दिखने का क्या कारण, कौन सा प्रकाश इसमें अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, साइंस का मामला आ गया, है ना। तो आप लिखेंगे इसके अंतर्गत कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है, और जो कि 2/3, ध्यान दीजिएगा यहाँ आंकड़ा, 2/3 पानी से ढकी हुई है। कितने पानी से ढकी है, 2/3 पानी से ढकी हुई है। ठीक है जी, 2/3 पानी से ये ढकी हुई है, और इसीलिए इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। 2/3 पानी से ढकी है, ये आंकड़ा ध्यान रखिएगा, कितने तिहाई पानी से, 2/3। और यही कारण है कि पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं, नीला ग्रह भी कहते हैं। अच्छा, एक बार ऑफलाइन में हम पढ़ा रहे थे बच्चों को, तो बच्चे ने पूछा कि सर पृथ्वी में जो पानी है 2/3 पानी बहुत होता है भाई, 2/3 पानी से ढकी हुई है, तो ये पानी गिरता क्यों नहीं है। अभी मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि अगर आप बाल्टी में पानी रख के उसको राउंड घुमा के यहीं रोक दीजिएगा तो पानी गिर जाएगा, लेकिन अगर आप उसको घुमाते रहिएगा तो पानी नहीं गिरेगा। क्यों, कहीं ना कहीं ग्रेविटी फोर्स वहाँ पे काम कर रहा है, कोई ना कोई बल खिंचाव वहाँ पे काम कर रहा है, जिसके कारण वो पानी उसमें टिका हुआ है कि नहीं है। चलिए अब यहाँ पे अब देखिए, नीला ग्रह बोला जा रहा है क्योंकि 2/3 पानी से ढकी हुई है पृथ्वी, अंतरिक्ष से देखने पर नीले रंग की दिखाई दे रही है। अब एक चीज़ समझिए
कि जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय ले रहा है। और अगर हम यहीं प्रकाश की गति की बात करें, जिसकी गति लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड हुआ तो 3 लाख किलोमीटर पहुंच गई प्रकाश की गति। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सूर्य पृथ्वी से अभी हमने बताया इतने करोड़ किलोमीटर दूर है। तो वहीं पे आपको ध्यान रखना है, एक पॉइंट लिखिएगा, मैं इसको इरेज करूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। आप मेंशन कीजिएगा प्रकाश की गति लगभग 3 लाख, कितना, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। कितना? 8 मिनट का समय लगता है। ठीक है जी। कई बार ये प्रश्न परीक्षा में आते हैं, आपको ध्यान रखना है इसके संदर्भ में। और यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन कीजिएगा कि 8 ग्रहों में पृथ्वी का घनत्व सर्वाधिक है। ये जितने भी ग्रह आप लोग देख पा रहे हैं, इन 8 ग्रहों में पृथ्वी का जो डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा है। कितना है? 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। आप लिख लेंगे कि सभी ग्रहों में पृथ्वी का घनत्व सर्वाधिक है। और कितना है? 5.5 ग्राम, 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, सबसे ज़्यादा घनत्व इसका है। आप लोगों ने कंसेप्ट वाला टॉपिक पढ़ा होगा जहाँ पे हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बात करी थी, याद आ रहा है? तो वहाँ पे आप लोगों ने जाना था कि पृथ्वी का जो औसत घनत्व है कितना है, वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, चलिए गाइज, आज के सेशन में इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए अदर ग्रहों के जो बाकी अन्य ग्रह हैं उनके बारे में भी जानेंगे और सारे कंसेप्ट आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आज के लेक्चर में इतना रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।